स्टूडेंट्स, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में मैंने एक बेसिक डायग्राम बनाया है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले ये समझेंगे कि जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि डीएनए, पहले हम जानेंगे क्रोमोसोम आया कहाँ से। ठीक है, तो क्रोमोसोम आया है बेटा डीएनए से, और डीएनए से ये बना क्रोमेटिन। ठीक है, और ये क्रोमेटिन बनने से पहले ये क्या था, डीएनए था, और कैसा था, डबल स्ट्रैंडेड था। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, उससे क्या बना, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन और ज्यादा सुपर कॉइल होकर बेटा क्या बन जाता है, क्रोमोसोम। अच्छा, क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, क्रोमा मतलब होता है कि कलर, और जोम का मतलब होता है बॉडी। यानी इसको जब पहली बार ऑब्जर्व किया गया होगा तो वो कलर्ड बॉडी के रूप में ऑब्जर्व हुई होगी। और क्रोमेटिन का मतलब होता है कलर थ्रेड। क्या होता है बेटा, कलर थ्रेड। इसीलिए मैंने इसको कलर से शो करने की कोशिश की है, ताकि आपके माइंड में एक पिक्चोरियल, एक इमेज फॉर्म हो जाए, जैसे कि आप पेपर में भी अच्छा कर सको। सो बेटा देखो, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो ये बेटा डीकंडेंस फॉर्म होता है, ये डीकंडेंस्ड फॉर्म होता है। और ये दोनों कैसे फॉर्म होते हैं बेटा, डीएनए के कंडेंस्ड फॉर्म होते हैं, जिसमें से ये नॉर्मली दिखाई देता है। क्रोमेटिन आपको नॉर्मली सेल में दिखता है, लेकिन आपको डीएनए सेल में नहीं दिखता, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा डीएनए 2.2 मीटर की है। अब मुझे बताओ, अगर कोई सेल जो है वो माइक्रोमीटर में है, माइक्रोमीटर यानी 10⁻⁻⁶ पर है, और वो सेल के अंदर इस डीएनए को कैसे रखा जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल ना कि उसको आप रखो। इसीलिए कॉइलिंग पढ़ते हैं हम, 12th की एनसीईआरटी में हम पढ़ते हैं कि कैसे डीएनए को कॉइल्ड करके रखा गया है, क्रोमेटिन फॉर्म में कैसे रखा गया है ना, कैसे वो न्यूक्लिक एसिड जो है वो ऐसे करके कॉइलिंग पढ़ते हैं ना, H1 H2, इस तरह के जो प्रोटीन्स है उससे ये कैसे बाइंड किए गए हैं। अच्छा, अब देखो माइक्रोमीटर में हमें 2.2 मीटर की डीएनए को रखना है, तो ऑफ कोर्स हम ऐसे कंडेंस करके रखेंगे, तो ये कंडेंस फॉर्म में हर सेल में दिखेगा। बट बेटा क्रोमोसोम आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ दिखेगा, डिवाइडिंग सेल में। मतलब कि क्रोमोसोम ऐसे नहीं दिखता, जब सेल को बंटना होता है इक्वल इक्वल हाफ पार्ट में, तब आपको क्रोमोसोम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो अगर कोई भी प्रोटीन बनानी होगी, तो प्रोटीन बनाने के लिए बेटा सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है, सबसे पहले हमें प्रोटीन बनाने के लिए एक चीज नोटिस करने की जरूरत है, वो है कि हमें जब भी हम दुकान पे जाते हैं या शॉप पे जाते हैं, तो वहां देखो कि अगर हमें कोई पेपर या किसी पेपर का हमें जेरोक्स प्रिंट आउट निकालना होता है, जैसे मेरे पास ये पेपर है, मुझे इसका प्रिंट आउट चाहिए। ठीक है, तो मैं ऐसे करके देती हूँ, ना कि इसको कंडेंस फॉर्म में। कंडेंस का मतलब अभी समझ रहे हो आप लोग, दिस इज कंडेंस्ड, मतलब ये पूरी तरह से कंडेंस है। डीकंडेंस अगर मैं बोलूंगी तो ये है डीकंडेंस। बेटा इसको मैंने ओपन कर दिया, तो ये क्या हो गया, डीकंडेंस हो गया। क्लियर, तो ये डीकंडेंस है। ठीक है, और ये कंडेंस है। मतलब अगर मुझे प्रिंट आउट चाहिए तो हमें उसको इस फॉर्म में देना होगा, दैट इज डीकंडेंस फॉर्म। तो ये बेटा है आपका डीकंडेंस फॉर्म। पीछे स्लाइड को इग्नोर करना बेटा, ये है आपका डीकंडेंस फॉर्म। तो ये जो डीकंडेंस फॉर्म है वो क्या है, ये डीकंडेंस ओपन फॉर्म है, लेकिन इस फॉर्म में तो पाया ही नहीं जाता है। इस फॉर्म में डीएनए तो नहीं पाया जाता है ना, क्योंकि वो इतने छोटे से सेल में कैसे हटेगा। इसीलिए इसको हम क्रोमेटिन में ऐसे मतलब कॉइल कर करके इसमें रखते हैं, और वो ये वाला फॉर्म होता है। तो डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है ना बेटा एस फेज में, तो ये डीएनए जैसे ये पोर्शन ऐसे करके खुलता है, जैसे ये पोर्शन खुल गया, अब इस पोर्शन की बारी है, तो ये पोर्शन अब बंद हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे करके ओपन किया और इसने रेप्लिकेट किया। रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट करना। तो इसने डुप्लीकेट किया, तो यानी एस फेज में अगर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है बेटा, तो क्रोमेटिन ही करती है, क्रोमेटिन ही प्रेजेंट होती है, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड वाला जो डीएनए जो वॉटसन क्रिक ने मॉडल दिया है, आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि वॉटसन क्रिक ने जो मॉडल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का दिया है वो कब दिया है, और नोबेल प्राइज किस ईयर मिला है। ये दोनों क्वेश्चंस आपके कमेंट में मुझे आंसर चाहिए। और फैक्ट ये है कि देखो बेटा, क्रोमेटिन समझ में आ गया कि क्रोमेटिन जनरली हर सेल में दिखेगा, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। फिर देखो यहाँ पे कि नॉर्मली सेल में यही पाया जाता है, लेकिन क्रोमोसोम जैसे एम फेज पढ़ा था ना आप लोगों ने कि डिवाइडिंग फेज होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, तो उस एम फेज में पड़ेगा। तो जैसे प्रिंट आउट निकालने के लिए हमें पूरा ओपन चाहिए, तो ओपन फॉर्म तो यही है, क्योंकि ये ओपन फॉर्म पॉसिबल ही नहीं है सेल में ओपन होना, है ना। इसके बाद इसको कंप्लीटली कॉइल्ड अप किया गया, और कॉइल्ड अप करके ऐसे बन गई। ठीक है, क्योंकि देखो
अगर ये ऐसा था तो ये एक ही स्ट्रैंड था ना बेटा। अब जब रेप्लिकेट हुआ तो इसका दूसरा स्ट्रैंड बना। अच्छा, बीच वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं? इसी को हमने यहाँ पे दिखाया है बेटा। बीच वाला को हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। मतलब प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो सबसे पहला कंस्ट्रक्शन है वो क्या है बेटा? वो है सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे देखो मैंने आप लोग के लिए लिखा है इजी करने के लिए। यहाँ पे देखो ये है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, 1 डिग्री constriction and that is what? That is centromere। अच्छा, इस सेंट्रोमियर से क्या अटैच होता है? इस सेंट्रोमियर से अटैच होता है आपका ये आर्म्स। बेटा इसको हम कहेंगे आर्म्स, ठीक है। ये देखो ये आर्म्स है, ये भी आर्म्स है, ठीक है। आर्म्स आपके दो तरह के आप पढ़ोगे, एक पी और एक क्यू। तो दो तरह के आर्म्स है, दोनों क्या होते हैं ये भी अभी हम जानेंगे। तो बेटा आर्म्स कितने हैं? 4 है ना टोटल, आर्म्स 4 है। अच्छा, इसे हम कहते हैं क्या? क्रोमेटिड्स। क्या कहते हैं बेटा? क्रोमेटिड। इसको कहते हैं क्रोमेटिड, ठीक है। 2 क्रोमेटिड आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये। जैसे एक ये वाला क्रोमेटिड और एक ये वाला क्रोमेटिड। तो 2 क्रोमेटिड आपको दिखे, 4 आर्म्स दिखे। किससे जुड़े? ये क्रोमेटिड को किसने जोड़ के रखा है? आर्म्स को किसने जोड़ के रखा है? तो बेटा सेंट्रोमियर ने जोड़ के रखा है। फिर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है वहां पे पिंक कलर से, वो क्या है? ठीक है, तो कुछ अमाउंट का जो डीएनए, एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाता है, ठीक है, और वो किसी किसी क्रोमोसोम में लास्ट के पोजीशन पे, देख रहे हो कि वो एकदम लास्ट के पोजीशन पे पाया जा रहा है। तो एंड के पोजीशन पे, क्रोमोसोम के एंड पे कुछ ऐसे मतलब कंस्ट्रक्शन पाए जाते हैं जिसको हम कहेंगे, क्योंकि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन तो ये है ना बेटा, तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता है एक्स्ट्रा डीएनए वो, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, ऐसे क्रोमोसोम को हम कहते हैं सेट क्रोमोसोम। क्या हमारी बॉडी में ऐसे क्रोमोसोम है? ऐसे सेट क्रोमोसोम है? बिल्कुल है। चलिए मैं बताती हूँ आपको कि हमारी बॉडी में सेट क्रोमोसोम कहाँ है, ठीक है। अब देखो ह्यूमंस में बेटा, ह्यूमंस में सेट क्रोमोसोम। अभी सेट क्रोमोसोम क्या है इसको भी समझेंगे। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया, एक बार और इसको रिपीट करती हूँ मैं। जैसे ये आपका प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैं यहाँ नीचे वाले एंड पे बना रही हूँ, तो ये बेटा एक तो सबसे पहले ये जान लो कि ये जो एंड है, एंड ऑफ क्रोमोसोम, इसको ही हम कहते हैं बेटा टेलोमियर। यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा डीएनए है, एक्स्ट्रा डीएनए, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा डीएनए, इस क्रोमोसोम को हमने बोल दिया सैट क्रोमोसोम, ठीक है। सैटेलाइट डीएनए, इसका नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो बेटा ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा डीएनए होता है, ठीक है। तो हम ऐसे अभी बात करते हैं इस पर कि सेट क्रोमोसोम कहाँ कहाँ ह्यूमन की बॉडी पर है। तो क्रोमोसोम नंबर 14, क्रोमोसोम नंबर 15, 21 और 22, ठीक है, इस पर होता है। 13, 14, 15, 21, ये क्रोमोसोम नंबर है। इनमें आपको ऐसे सैटेलाइट डीएनए देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनको हम कहेंगे बेटा सैट क्रोमोसोम। तो देखो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के कंसेप्ट में। आगे कंसेप्ट ये है कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ये कहलाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। देखो दिख रहा है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, ये, ठीक है, सैट क्रोमोसोम। क्लियर है? इसका कंसेप्ट बिल्कुल कुछ नया नहीं है, बस उस क्रोमोसोम में, जिस क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है उसको हम कह देते हैं सैट क्रोमोसोम। अच्छा, इसका काम क्या है, इसका रोल क्या है बेटा? इसका रोल भी हम जान लेते हैं। देखो इसका रोल बता रही हूँ। इसका रोल है टू मेक न्यूक्लियोलस, ये इसका रोल है। तो ये था बेसिकली हमारा क्रोमोसोम का क्लास। अब इसमें आगे हम एक चीज और पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, एक चीज और हम ये पढ़ेंगे कि आपने सुना होगा एक मेटासेंट्रिक होता है, एक सब मेटासेंट्रिक होता है, ठीक है, इक्वल आर्म्स वाला होता है एक। फिर आपने ऐसा सुना होगा स्लाइटली अवे फ्रॉम द, ये सारी लाइन एनसीईआरटी की है बेटा, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर एक्रोसेंट्रिक पढ़ा होगा आपने। ये देखो इक्वल आर्म बनाया है पर वो बना नहीं है,
उसके लिए आप लोग एक बार खुद से देख लेना। ऐसे 4 तरह के क्रोमोसोम बनाए हैं, चारों अलग अलग तरह के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बेटा, ये देखो बेटा, इस इनका शेप अलग अलग होता है। ठीक है, अभी जैसे ये इक्वल है तो ये वी शेप का दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कुछ एल शेप का हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बेटा ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट है, आई शेप का होता है, और ये हो जाता है जे शेप का। एक एक करके हम इनका नाम भी जानेंगे। इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक, बीच इक्वल इक्वल दोनों आर्म्स होते हैं, बना नहीं है यहाँ पर मैं बता देती हूँ। आर्म्स इसके इक्वल होते हैं, ऊपर वाले आर्म और नीचे वाले आर्म इक्वल होते हैं। तो मेटासेंट्रिक में लॉन्ग आर्म इज इक्वल्स टू शॉर्ट आर्म। ठीक है, ऐसा समझ लो। यानी कि अगर मैं लॉन्ग बाय शॉर्ट आर्म करूं तो लॉन्ग आर्म का पहले नाम जान लो और शॉर्ट आर्म का पहले नाम जान लो, वो क्या होता है। व्हाट इज, एक नीट 2016 का क्वेश्चन है कि लॉन्ग आर्म किसको बोलते हैं, शॉर्ट आर्म किसको बोलते हैं। बेटा पी जो होता है वो शॉर्ट आर्म होता है, लॉन्ग जो होता है वो क्यू होता है। क्यू होता है आपका लॉन्ग आर्म और पी जो होता है वो शॉर्ट आर्म होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। तो यानी कि पी बाय क्यू जो मेटासेंट्रिक में होगा वो 1 होगा, है ना। लॉन्ग बाय शॉर्ट कर लो या शॉर्ट बाय लॉन्ग कर लो, जो भी होगा वो 1 होगा, इक्वल होगा ना, क्योंकि यहाँ पे इसका लेंथ भी इक्वल है, इसका लेंथ भी इक्वल है। अब मान लो ये लॉन्ग आर्म है ना, ये लॉन्ग आर्म, ये लॉन्ग आर्म है। ठीक है, लॉन्ग आर्म क्यू है ये, और ये बेटा शॉर्ट आर्म है, शॉर्ट आर्म पी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डिफरेंस आपको दिख रहा है पी और क्यू। क्यू कौन ज्यादा बड़ा है बेटा, क्यू ज्यादा बड़ा है ना, क्यू ज्यादा बड़ा है। तो यानी पी बाय क्यू लेस देन 1 किस में हो जाएगा, इस वाले में हो जाएगा। एक्रो और सब मेटासेंट्रिक, बेटा ये है सब मेटासेंट्रिक, इसको हम बोलेंगे, दूसरे कलर से लिख देती हूँ, इसको हम कहेंगे सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। और ये है एक्रोसेंट्रिक, और ये है टीलोसेंट्रिक। टीलो का मतलब ही लास्ट होता है, टीलो को आपको याद करने के लिए ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, टीलो बहुत इजी है, आप आसानी से याद कर लोगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है सेंटर से स्लाइटली अवे होता है। ये देखो सेंटर है ना, उसे थोड़ा, अगर सेंटर से थोड़ा सा दूर है, सेंटर यहाँ होना चाहिए, यहाँ अगर सेंटर मानू, इनका पूरे का सेंटर यहाँ मानू, थोड़ा सा दूर है, तो स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर। क्या सेंटर से दूर है बेटा, सेंट्रोमियर। किसकी बात हो रही है, सेंट्रोमियर के रिस्पेक्ट में सारी बात हो रही है। सेंट्रोमियर अगर जिस सही पोजीशन पर है तो लॉन्ग और जो शॉर्ट आर्म है वो इक्वल इक्वल डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन यहाँ सेंट्रोमियर का पोजीशन थोड़ा सा सेंटर से अलग है, तो वो लॉन्ग आर्म जो है वो नीचे वाला हो रहा है और शॉर्ट आर्म ऊपर वाला हो जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे हो जाने के चलते, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा ये ऊपर हो गया है, सॉरी। ठीक है, अब देखो एक्रोसेंट्रिक, ये है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है, यहाँ से आपके नीट में क्वेश्चन आने के चांस है बेटा, ये आपका नीट 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी नीट के जो आने वाले क्वेश्चन है मैं यहाँ बता दे रही हूँ, ये क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी आप लोग फोकस करके मेरी बात को सुनना कि एक्सट्रीमली शॉर्ट और क्लोज टू एंड, एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग आर्म, एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग आर्म, इसी में है क्लोज टू एंड। अरे क्लोज टू एंड तो इसमें होना चाहिए, लास्ट में तो टेलोमेयर में होता है। यही सोचने वाली बात है, क्योंकि ये दो लाइन जब आप देखोगे तो आपको टीलोसेंट्रिक से कंफ्यूजन होगा, पर मैं कंफ्यूज होने नहीं दूंगी आपको, इसीलिए मैंने आपको ये चीज पहले बता दी है कि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है। क्योंकि एक्सट्रीमली शॉर्ट और लॉन्ग तो आपके दिमाग में लास्ट वाला ही आएगा कि ये तो बहुत छोटा है, ये बहुत लंबा है, उसके कंपैरिजन में। तो ऐसा नहीं है बेटा, एक्सट्रीमली शॉर्ट और वेरी लॉन्ग आर्म वाला जो लाइन है वो एनसीईआरटी एक्रोसेंट्रिक के लिए लिख रही है, स्टार लगा दिया है इसको मैंने। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। तो मैम टीलोसेंट्रिक के लिए क्या लिखा है बेटा, इसके लिए सिंपल है कि एंड पे प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट एट एंड। ठीक है, तो प्रेजेंट एट एंड याद रख लेना, है ना, जैसे टीलोमियर पढ़ा था आपने वैसे ही। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा, इसको हम टर्मिनल क्रोमोसोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनल मतलब एंड पॉइंट पर, टर्मिनल क्रोमोसोम भी कहते हैं।
तो ये हमारा क्रोमोसोम का पूरा क्लास था, जिसमें हमने शेप्स पढ़ लिया, क्रोमोसोम कैसा दिखता है। और एक चीज मैं पहले बता दूं आप लोग को कि P बाई Q का रेशियो बताया था, P बाई Q रेशियो लेस देन 1 किसके लिए है वैलिड बेटा? एक्रो के लिए प्लस सब मेटा के लिए, इन दोनों के लिए ये चीज वैलिड है। तो ये पूरी क्लास थी जो सिर्फ क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम को एक्सप्लेन करने पर बेस थी, जिसमें हमने ये सारा कुछ पढ़ा, बेसिक्स पढ़ा क्रोमोसोम में, सैट क्रोमोसोम क्या होता है और ये सब क्या होता है, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। और साथ साथ हमने 12th की एनसीईआरटी और 11th की एनसीईआरटी को जोड़ने का कोशिश किया है, क्योंकि ये चीजें आप 11th की है, क्रोमोसोम वगैरह 11th के है, लेकिन 12th के एनसीईआरटी में ये आप डीएनए के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हो थोड़ा बहुत, तो उसको मैंने आपके लिए जोड़ने की कोशिश की है। तो अगली क्लास में हम धीरे धीरे और इनसाइट जानेंगे कि मॉलिक्यूलर बेसिस और इसी तरह के चैप्टर्स को उठाएंगे, सो दैट आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो और आप नीट में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। थैंक यू सो मच।